आजकल हम लोग ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स शुरू किए हुए हैं अपने चैनल पे, जो कि यूपीएससी 2023 को ध्यान में रख करके हम लोग कर रहे हैं। और जैसा मैं हर वीडियो में और हर लाइव क्लास में आपको बताता हूँ कि ये जो क्रैश कोर्स है एक निश्चित सीमा में हम लोग कवर कर लेंगे, एक निश्चित टाइम में कवर करेंगे। और इसको कवर करने के बाद फिर हम लोग एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का भी एक क्रैश कोर्स प्रीलिम्स एग्ज़ाम, आने वाले प्रीलिम्स एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग शुरू करेंगे, और वो भी एक निश्चित टाइम में हम लोग कवर कर लेंगे। इस क्रैश कोर्स की जो लाइव क्लास होती है वो रात के 9 बजे शुरू होती है। तो रात के 9 बजे इस लाइव क्लास से आप सभी लोग जुड़िए। हालांकि कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस भी इसमें हम लोग अपलोड करते हैं, जैसे ये वीडियो है एक रिकॉर्डेड मोड में आपको अपलोड किया जा रहा है, तो कुछ रिकॉर्डेड वीडियो भी अपलोड किए जाएंगे। बट ज़्यादातर जो क्लासेज होंगी वो लाइव क्लास के रूप में ही होंगी। ठीक है, हम लोग ये जो क्लास कर रहे थे इसमें हमने वायुमंडल के बारे में समझने का प्रयास किया था, वायुमंडल के संगठन को समझा था, और वायुमंडल की संरचना। आज हम लोग वायुमंडल के संरचना की बात करेंगे। संगठन को समझने के बाद संरचना की बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर या वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना। हमारे वायुमंडल की बनावट कैसी है ये हमें समझना है। तो वायुमंडल की जो संरचना है इसे हम दो दृष्टिकोणों से देख सकते हैं। दो दृष्टिकोणों से, दो अप्रोचेस के साथ हम वायुमंडल की संरचना को समझ सकते हैं। या हम ये कहें कि डिस्कशन के क्रम में हम वायुमंडल की संरचना को या उसके वायुमंडल की संरचना के डिस्कशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पहला जो हमारा दृष्टिकोण है वो है रासायनिक संगठन, रासायनिक या गैसीय संगठन, गैसीय संगठन के आधार पर। तो वायुमंडल की संरचना, सबसे पहले हम जो केमिकल कंपोजिशन है, मतलब जो गैसों का जो संगठन है, जो गैसों का जो कंपोजिशन है, उसके आधार पर हम वायुमंडल की संरचना को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हर जगह जो गैसों का संगठन है या जो गैसों का कंपोजिशन है, उनका जो अनुपात है, क्या वो हर जगह बराबर होता है या उसमें कुछ अंतर भी होता है, कुछ अलग रूप भी हमें देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अक्सर हम ये सुनते हैं, पढ़ते हैं कि हमारे वायुमंडल में 78% तक नाइट्रोजन है, लगभग लगभग 21% ऑक्सीजन है। तो क्या ये अनुपात जहाँ से हमारे मतलब पृथ्वी के धरातल से लेकर के और जहाँ तक वायुमंडल है, क्या हर जगह यही अनुपात है या इसमें कुछ अलग, इसमें परिवर्तन भी देखने को मिलता है? तो इस यहाँ पर हम जो पहला हमारा जो भाग है वायुमंडल के संरचना का, इसमें हम इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, मतलब इसी आधार पर वायुमंडल की संरचना को समझेंगे। दूसरा जो हमारा आधार होगा वो है तापीय परिवर्तन के आधार पर। तापीय परिवर्तन के आधार पर, तापीय परिवर्तन, हमें ये पता है कि धरातल से नीचे, धरातल से ऊपर उठते हुए तापमान में कमी आती है, लेकिन हर जगह ऊंचाई के साथ तापमान में कमी ही नहीं होती है, बल्कि कुछ स्थानों पर मतलब कुछ ऊंचाई के बाद तापमान में वृद्धि भी देखी जाती है। तो अब यहाँ पर जो नीचे से ऊपर उठते हुए जो तापमान में परिवर्तन होता है, कहीं अधिक होता है तापमान, कहीं कम होता है, कहीं घटता है, कहीं बढ़ता है। तो ये जो तापीय परिवर्तन है, इस आधार पर भी हम वायुमंडल की संरचना को समझने की कोशिश करेंगे। तो जब भी वायुमंडल की संरचना की बात होती है तो आप ये समझिए, और मेंस में भी जब हमें लिखना होता है तब भी हमें इसी दृष्टिकोण से लिखेंगे कि वायुमंडल की संरचना को हम दो दृष्टिकोणों से समझने का प्रयास करते हैं। पहला गैसीय संगठन या रासायनिक संगठन के आधार पर, केमिकल कंपोजिशन के आधार पर, और दूसरा तापमान में जो परिवर्तन होता है उसके आधार पे। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग रासायनिक संगठन के आधार पे, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन केमिकल कंपोजिशन।
मतलब रासायनिक संघटन के आधार पर वायुमंडल की संरचना, रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल की संरचना। अब रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल की जो संरचना है, जब हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं तो हम ये देखते हैं कि रासायनिक संगठन के आधार पर, केमिकल कंपोजिशन के आधार पर हमारा वायुमंडल दो उपमंडलों में विभक्त है। मतलब हमारे पूरे एटमॉस्फेयर को, पूरे वायुमंडल को केमिकल कंपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम दो पार्ट में या दो सब जोन में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज होमोस्फीयर, जिसको हम सममंडल के नाम से जानते हैं, और सेकंड वन इज हेट्रोस्फीयर, जिसको हम विषम मंडल कहते हैं। मतलब हमारा वायुमंडल सममंडल और विषम मंडल इन दो रूपों में बटा हुआ है। इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर हम एक डायग्राम बनाएं तो आप ये ध्यान दीजिए, ये हमारी पृथ्वी, इसका धरातल है, धरातल। अब इस धरातल से ऊपर उठते हुए ये हमारा वायुमंडल है। इस तरह से ऊपर जाते हुए हमारा वायुमंडल, जहां तक गैसें हैं वहां तक वायुमंडल है। अब ये जो हमारा वायुमंडल है, ये दो उपमंडलों में या दो सब जोन्स में डिवाइडेड है। जो पहला उपमंडल है उसे हम कहते हैं होमोस्फेयर, होमोस्फेयर या सममंडल, और जो दूसरा उपमंडल है इसको हम विषम मंडल कहते हैं। लेकिन यहां पर यह धरातल या समुद्र का जो तल है, समुद्र तल, ऊंचाई समुद्र तल से ही देखी जाती है, तो समुद्र तल अर्थात 0 किलोमीटर, कोई हाइट नहीं, कोई ऊंचाई नहीं। समुद्र तल से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 90 किलोमीटर की हाइट तक ये सममंडल होता है, और इसके ऊपर जो होता है ये विषम मंडल होता है, हेट्रोस्फीयर होता है, हेट्रोस्फीयर, विषम मंडल। तो जो बात कही गई कि हमारा वायुमंडल दो उपमंडलों में विभक्त है, तो वो यही चीज है, सममंडल और विषम मंडल। विषम मंडल की ऊंचाई कहां तक है? जहां तक हमारा वायुमंडल है, जहां तक गैसें हैं वहां तक विषम मंडल है। आइडियली अगर देखें सामान्य रूप से तो 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक, लेकिन हमारे वायुमंडल में गैसों का जो विस्तार माना जाता है वो लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। हालांकि उस ऊंचाई पर गैसें एकदम विरल होती हैं, रेयरेस्ट कंडीशन होती है, बट फिर भी जहां तक हवा पहुंच जाती है, जहां तक गैसें हैं, वो वायुमंडल है, भले ही विरल सही। तो इसकी ऊंचाई अपवाद स्वरूप बात करें तो 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है विषम मंडल की। तो 90 किलोमीटर तक सममंडल, विषम मंडल। अब यहां पर जैसे कि हम शुरू में बात कर रहे थे कि हमारे वायुमंडल की जो संरचना है उसकी दो दृष्टि, उसको समझने के लिए हम दो दृष्टिकोणों से वायुमंडल की संरचना को देखते हैं। पहला रासायनिक संगठन, दूसरा तापीय परिवर्तन। अगर मैं इस रासायनिक संगठन के आधार पर जो वायुमंडल का हम विभाजन दो मंडलों में कर रहे हैं, यहां पर अगर हम तापीय परिवर्तन के आधार पर, तापीय परिवर्तन के आधार पर जो वायुमंडल के जो स्तर बनते हैं, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, तो अगर हम उनको इसमें फिट करने की कोशिश करें, अगर हम ये कोशिश करें कि सममंडल में कौन कौन सी वायुमंडल की तापीय परतें आती हैं और विषम मंडल में कौन कौन सी तापीय परतें आती हैं, तो ध्यान दीजिए, जब हम सममंडल की बात करते हैं तो यहां पर वायुमंडल की 3 तापीय परतें आती हैं। इसको समझना होगा। हालांकि हम इसकी बात आगे करेंगे कि वायुमंडल की कौन कौन सी तापीय परतें हैं और उनकी विशेषता क्या है, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, लेकिन इसमें कौन से मंडल में कौन कौन सी तापीय परतें आती हैं वायुमंडल की, उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे हिसाब से एक प्रश्न का पॉइंट ये बन सकता है कि जैसे हो सकता है कि सममंडल में या होमोस्फीयर में कौन कौन सी तापीय परतें सम्मिलित है, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल।
तो आयन मंडल जो है वो सममंडल में सम्मिलित नहीं है, वो विषम मंडल में आता है। तो इस तरह से करके एक बन सकता है प्रश्न इस दृष्टिकोण से। तो होमोस्फीयर या सममंडल में जैसा कि हमने को बताया 3 तापीय परतें आती हैं। पहली जो तापीय परत है, इसमें 3 तापीय परतें आती हैं। पहली है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, और तीसरी जो परत है वो है मध्य मंडल। 3 तापीय परतें इसके अंतर्गत आती हैं। 3 तापीय परतें, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। ये 3 तापीय परतें सममंडल के अंतर्गत आती हैं। और जब हम विषम मंडल की बात करें तो इसमें 2 तापीय परतें आती हैं। वायुमंडल की 2 तापीय परतें इसमें आती हैं। कौन कौन सी? तो नीचे है आयन मंडल, अब और उसके ऊपर है बहिर्मंडल। इन सब के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अलग से बात करेंगे जब हम तापीय परतों की बात करेंगे या तापीय आधार पर वायुमंडल की परतों को समझेंगे, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। बट फिलहाल ये हमने एक समझने की कोशिश किया कि किस मंडल में कौन सी तापीय परतें आती हैं। अब बात यहां पर यह आती है कि होमोस्फीयर और हेट्रोस्फीयर, इनके विभाजन का आधार क्या है? तो इनके विभाजन का आधार है गैसीय संघटन। मतलब जो होमोस्फीयर है इसकी विशेषता क्या है कि यहां पर होमोस्फीयर में, यहां या इस मंडल में समान अनुपात में गैसें पाई जाती हैं। यहां गैसें समान अनुपात में पाई जाती हैं, ये इसकी विशेषता है, इसीलिए इसको सममंडल कहते हैं। इसके किसी भी भाग में, मतलब धरातल के निकट भी रहें चाहे किसी भी स्तर पर रहें, गैसों का जो अनुपात होगा वो निश्चित होगा। मतलब कि 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.93% ऑर्गन है, 0.036% CO2 है। तो इस तरह से जो ये अनुपात है, जो आदर्श अनुपात है, ये हर जगह मौजूद है, यहां से यहां तक। लेकिन विषम मंडल में ऐसा नहीं होता है। विषम मंडल जो है, यहां पर जो गैसें हैं, यहां पर गैसें आणविक परतों के रूप में, आणविक परतों के रूप में पाई जाती है। मतलब यहां पर गैसें एक निश्चित अनुपात में मिक्स्ड होकर नहीं पाई जाती हैं, बल्कि वो गैसें मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन की वजह से, तापमान की वजह से मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन होता है, और आणविक विसरण के कारण या मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन की वजह से वो सेपरेट हो जाती हैं और अपने भार के अनुरूप, भार के अनुसार वो स्तरित हो जाती हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि गैसों की परतें पाई जाती हैं। जैसे नीचे नाइट्रोजन की परत पाई जाती है, उसके ऊपर ऑक्सीजन की परत पाई जाती है, इसके ऊपर हीलियम की परत पाई जाती है, और सबसे ऊपर हाइड्रोजन की परत पाई जाती है। तो इस तरह से सममंडल और विषम मंडल में सबसे बड़ा जो अंतर है, सबसे बड़ा जो आधार है वायुमंडल को 2 वर्गों में बांटने का, वो है होमोस्फीयर, हेट्रोस्फीयर। होमोस्फीयर में गैसें निश्चित और समान अनुपात में पाई जाती हैं, और यहां पर हेट्रोस्फीयर में गैसें आणविक परतों के रूप में पाई जाती हैं। और क्या कारण है, ये बात को समझिए, बात को समझना पड़ेगा कि आखिर गैसें, ये हम तो सुनते हैं, पढ़ते भी हैं किताबों में कि गैसें आणविक परतों के रूप में पाई जाती हैं, लेकिन इन आणविक परतों के रूप में जो गैसें पाई जा रही है उसका आधार क्या है, कारण क्या है? कारण है मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, तापमान की वजह से होता है। और यही कारण है कि गैसें परतों के रूप में पाई जाती है और अपने भार के अनुरूप वो स्तरित हो जाती है। जो भारी है वो नीचे, उसके हल्का ऊपर, और सबसे हल्की हाइड्रोजन सबसे ऊपर होती है। हालांकि इस स्तर पे आके गैसों का जो डेंसिटी होती है बहुत कम हो जाती है, बहुत रेयरेस्ट कंडीशन हो जाती है ऊपर जाते हुए, बट फिर भी यहां पर गैसें जो है वो इसी रूप में पाई जाती हैं। इसके अलावा ये जो हेट्रोस्फीयर है, मतलब जो विषम मंडल है,
यहां पर अरोरा लाइट्स देखी जाती हैं। अरोरा लाइट्स, अरोरा लाइट्स क्या होती हैं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जब तापीय परतों की बात करेंगे तो इसकी बात हम करेंगे कि अरोरा लाइट्स क्या होती हैं डिटेल में। बट यहां बस इतना समझें कि सूर्य से लगातार जो विद्युत आवेशित कण निकलते रहते हैं और पृथ्वी की तरफ या सभी ग्रहों की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारी पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो सूर्य से आने वाले आवेशित कण पृथ्वी तक नहीं आ पाते और ऊपर ही वो टिक जाते हैं। ध्रुवों के आसपास वो जो आवेशित कण हैं वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से टकराते हैं और उसकी वजह से एक चमक पैदा होती है जिसको हम अरोरा लाइट कहते हैं या ध्रुवीय प्रकाश कहते हैं। इसके बारे में मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा डिटेल में, बट यहां पर ये समझिए बस इतना कि इस भाग में अरोरा लाइट्स भी जनरेट होती हैं, दिखाई देती हैं। ये ध्रुवों के आसपास दिखाई देती है। तो डायग्राम के अनुरूप, डायग्राम के अनुसार हमने सम और विषम मंडल को थोड़ा समझ लिया। अब थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कुछ पॉइंट्स के साथ। जैसे अब यहां पर सम मंडल की बात की गई है। अब ये जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, इस बैकग्राउंड से भी इस सम मंडल का मतलब समझ में आ रहा है। कैसे? ये पृथ्वी का धरातल है और यहां से जो वायुमंडल का निचला भाग है, जो इससे संलग्न भाग है, यही सममंडल है। कहां तक? लगभग 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक सममंडल है। तो सममंडल की सबसे पहली बात हमने क्या इसका देखा, तो इसका विस्तार जो है, इसका विस्तार ये समुद्र तल से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ठीक है। और सबसे बड़ी विशेषता या सबसे बड़ा आधार सममंडल और विषम मंडल को अलग अलग करने का वो ये है कि गैसों का अनुपात। इस मंडल में गैसीय अनुपात सभी जगहों पर बराबर होता है और वो किस रूप में होता है मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद यहां पर सममंडल की जो बात की गई है कि सममंडल में 3 तापीय परतें सम्मिलित हैं। कौन कौन सी तापीय परतें, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था, मैं एक बार फिर से नाम लिख देता हूं कि इसमें 3 तापीय परतें। सबसे नीचे क्षोभमंडल, क्षोभमंडल, उसके बाद समतापमंडल और उसके ऊपर मध्यमंडल। ये 3 तापीय परतें सममंडल में या होमोस्फीयर में सम्मिलित है। अब इसके बाद बात आती है हेट्रोस्फीयर की, विषम मंडल की। तो विषम मंडल के लिए जैसा कि हम जान रहे हैं कि 90 किलोमीटर से लेकर के और वायुमंडल के ऊपरी छोर तक जहां तक उसका विस्तार है वहां तक विषम मंडल है। विषम मंडल को विषम मंडल कहने का आधार क्या है ये हम पहले समझ चुके हैं कि गैसें जो होती हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में या आणविक परतों के रूप में यहां पर पाई जाती हैं और उन गैसों की आणविक परतों में समानता होती है। समानता कहने का मतलब कि जो हम अभी देख रहे थे कि ये नाइट्रोजन, तो अब यहां पे नाइट्रोजन की परत होगी, ठीक है ना, नाइट्रोजन की परत होगी। उसके बाद ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन की परत होगी इस तरह से, ठीक है ना। तो इसी गैसीय समानता के आधार पर इसे 4 उप परतों में बांटा जाता है या उपमंडलों में बांटा जाता है। कह सकते हैं कि 4 उप परतों में बांटा जाता है विषम मंडल को, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन। अब ये गैसीय समानता के आधार पे हो रहा है, गैसीय समानता के आधार पे। तो रासायनिक या गैसीय समानता के आधार पे 4 रासायनिक परतों में इसे बांटा गया है। कौन कौन सी रासायनिक परतें हैं इसकी बात हम कर चुके हैं। 90 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 90 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक आणविक नाइट्रोजन परत, आणविक नाइट्रोजन परत होती है। इसके बाद 200 से लगभग 1100 किलोमीटर की ऊंचाई तक आणविक ऑक्सीजन, आणविक ऑक्सीजन परत होती है। इसके बाद 1100 से 3500 किलोमीटर की ऊंचाई तक मॉलिक्यूलर हीलियम, मतलब आणविक हीलियम की परत होती है और उसके ऊपर 3500 किलोमीटर के ऊपर हाइड्रोजन की लेयर होती है, मतलब आणविक हाइड्रोजन परत इसके ऊपर होती है, H2 हाइड्रोजन परत होती है।
तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक इस पूरे मंडलों को हमने समझने की कोशिश की है। इस आधार पर इसे 4 उप परतों में बांट दिया जाता है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसी विषम मंडल में 2 तापीय परतें आयन मंडल और बहिर्मंडल को सम्मिलित किया जाता है और आणविक गैसें सौर विद्युत आवेशित कणों को रोकने में सक्षम होती है। मतलब यहां की जो आणविक गैसें जो गैसें हैं, क्योंकि तापमान की वजह से जो डिफ्यूजन होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो गैसें पाई जाती हैं, परतों के रूप में जो पाई जाती हैं, ये जो आणविक गैसें हैं सूर्य से आने वाले विद्युत आवेशित कणों को रोकने में सक्षम होती है, रोक लेती है। और यही कारण है कि ये जो विषम मंडल है, इस विषम मंडल में इसी कारण से विषम मंडल में रेडिएशन बेल्ट या विकिरण पट्टियां पाई जाती हैं। विकिरण पट्टियां पाई जाती हैं, जैसे वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट। वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट जो है वो विषम मंडल में ही है, लेकिन मैं यहां पे इसको डिटेल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं आपको तापीय परत बताऊंगा वहां पर मैग्नेटोस्फीयर की जब बात होगी, जो कि आयन मंडल के ऊपर होता है, उस मैग्नेटोस्फीयर में हम वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट की बात करेंगे। लेकिन कारण क्या है, वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट क्यों पाई जाती है या वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट क्यों विकसित होती है, और वो है क्या? तो वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट एक रेडिएशन की एक ऐसी बेल्ट है, एक पट्टी है जहां का पर रेडिएशन लेवल बहुत ज्यादा है। क्यों रेडिएशन ज्यादा है? क्योंकि सूर्य से जो आयनित कण आते हैं, विद्युत आवेशित कण आते हैं, वो इन आणविक गैसों की परतों में ट्रैप कर जाते हैं, फंस जाते हैं। और जब वो ट्रैप कर जाते हैं, फंस जाते हैं, तो एक विकिरण पट्टी का निर्माण हो जाता है जहां पे रेडिएशन लेवल बहुत ज्यादा होता है। जब स्पेस शटल वगैरह भेजी जाती है या रॉकेट्स जब भेजे जाते हैं धरती से अन्य ग्रहों पर या चंद्रमा पर या अंतरिक्ष में, तो इन रेडिएशन बेल्ट्स को क्रॉस करना उनके लिए कठिन होता है, वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो इस तरह से आणविक गैसें सौर विद्युत आवेशित कणों को रोकने में सक्षम होती है, इसीलिए विकिरण पट्टियां वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट यहाँ पे इसी विषम मंडल में देखी जाती है और इसी में अरोरा लाइट्स भी देखी जाती हैं। यही अरोरा लाइट्स का भी यही कारण होता है, क्योंकि वो जो सूर्य से आने वाले आयनित कण हैं वो नीचे तक नहीं आ पाते हैं। वो नीचे इसलिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि हमारी पृथ्वी का जो हमारी पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, विद्युत नहीं चुंबकीय क्षेत्र जो है, उसी चुंबकीय क्षेत्र से वो रोक दिए जाते हैं और वो आयनित कण धरातल तक नहीं आ पाते, ऊपर ही टिक जाते हैं। और वो ऊपर कहां पर टिकते हैं? तो इसी विषम मंडल में ही, या आयन मंडल में। विषम मंडल कहे ना, आयन मंडल कहिए, क्योंकि आयन मंडल विषम मंडल के अंतर्गत ही है। तो इसी में वो रुक जाते हैं, इसीलिए अरोरा लाइट्स का निर्माण होता है। कैसे होता है अब नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा, तापीय परतों को समझते हुए। तो इस तरह से हमने यहां तक की बात की, वायुमंडल की संरचना में हमने एक पक्ष को समझा। अब मैं वीडियो को इतने पे रोक देता हूं, अब एक सेकंड वीडियो होगा जिसमें हम वायुमंडल की संरचना के तापीय परतों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो अब यहां पर हम इतने पर ओवर कर देते हैं। फिर से मैं एक बात को आप लोग के बीच में कहूंगा कि ये जो क्लास हम लोगों ने शुरू करी है, इसमें हम लोग पूरी ज्योग्राफी और इसके बाद एनवायरमेंट के कंप्लीट कोर्स को, मतलब क्रैश कोर्स को प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग हम लोग पूरी तरह समयबद्ध तरीके से कवर करेंगे। और इसके अलावा इस चैनल पे और भी चीज़ें, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी आदि के लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं उससे रिलेटेड भी आपको वीडियोस अवेलेबल होंगे। करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस भी अवेलेबल हैं, तो उसका भी फ़ायदा आप लोग उठाइए और इसको सब्सक्राइब करिए और औरों को भी इसके बारे में बताइए। थैंक यू सो मच।